गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारी 8th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ पहले फर्स्ट चैप्टर देखिएगा, तभी ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। अब हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर देखिएगा। और इसी के साथ हमारी 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो चुकी है, वो जिसने नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तंजानिया मतलब अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में लगी अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों में देखभाल में मदद करती है। उसके परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों के एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों में उपलब्धता है। अब हमें एक यहाँ पर ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग का नक्शा बताया गया है, यहाँ पर चित्र बताया गया है हमें, और उसी के साथ हम पढ़ते हैं भूमि के बारे में। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यदि नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों में तीव्र ढाल, जलाकांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्य विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदान तथा नदी घाटियों के कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। हमने इसमें भूमि अभी हमने ठीक है, ये हमारा भूमि वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने देखा कि भूमि के कहाँ क्षेत्र हैं, कितना प्रतिशत भाग है। अब हम पढ़ते हैं कि भूमि का उपयोग क्या है। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, पानी की खनन, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या एवं प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों में एकत्रित करना इस सामुदायिक भूमि में साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों के दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। जैसे इसमें हमें बताया गया है, यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd और 4th डायग्राम बताया गया। ये जो चारों डायग्राम बताए गए हैं, ये एक ही जमीन के हैं, लेकिन इनको समय के अनुसार परिवर्तन हो चुका है इन भूमि का। जैसे सबसे पहले गांव, जहाँ पर कृषि की जाती थी और यहाँ पर जानवर पशु पालन किया जाता था और खेती की जाती थी, यहाँ कच्चे घर हैं। उसके साथ समय में परिवर्तन हुआ, कुछ मकान पक्के बने गए। उसके बाद यहाँ पर कुछ पहले पशुओं से खेत को बनाया जाता था, वो जोता जाता था। उसके बाद फिर ट्रैक्टर का यूज़ किया जाने लगा और पहले हल का उपयोग किया जाता था, फिर मशीनों का उपयोग हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें 3rd वाले में बिल्डिंग्स वगैरह बनने लगी। फिर यहाँ पर खेती की जो ज़मीन थी वो कम हो गई, यहाँ पक्के घर हो गए और बस वगैरह, कार वगैरह, इसका प्रदूषण होने लगा, वायु प्रदूषण होने लगा इसमें। उसी के साथ जो 4th वाला जो हमारे पास डायग्राम है, इसमें एक तरह से हमारे पास पूरा जो कृषि की जो जगह थी कृषि करने के लिए, जो खेती करने के लिए, वो पूरी नष्ट हो चुकी है। इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। जो 1st वाला है और जो लास्ट वाला है, दोनों डायग्राम्स में कितना अंतर है इसको देखिए आप। इससे हमें भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन बताया गया है। अब हमारा टॉपिक है भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि एवं कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश में वर्तमान की दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों को विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब हमें पढ़ना है मृदा के बारे में। ये हमें भूमि संसाधन का संरक्षण भी बताया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मृदा के बारे में। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों में आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि में निकटता
से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक बताए गए हैं, जैसे जनकशैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उसके बाद सेकंड वाला है उच्चावच, तुगंता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय एवं ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। उसके बाद वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक भूस्खलन के बारे में बताया गया है कि भूस्खलन क्या होता है और ये कैसे आता है और इसकी जो अध्ययन किया जाता है वो कैसे किया जाता है और इसमें जो इसके न्यूनीकरण की विधि होती है वो कैसी होती है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं भी समझा देती हूँ कि भूस्खलन को सामान्य रूप से शेल, मलबा या ढाल को गिरने वाली मिट्टी को बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे बाढ़, भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य एवं विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय बना हुआ है भूस्खलन। अब हमारे पास एक शब्द आया था मृदा परिच्छेदिका। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे ऊपर जमीन में जो घास होती है, वनस्पति होती है, वो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। फिर उसके बाद जो अंदर हम वनस्पति के अंदर की जो मिट्टी देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, बालू, गाद, क्ले जो होती है, क्ले के साथ एक उपमृदा होती है। फिर उसके अंदर और जाएंगे उसको और हम थोड़ा खोद देते हैं तो क्या होता है, अपक्षय चट्टानी मृदा थी। फिर उसको और हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो उसका उत्खनन करके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, जनक चट्टानें आ जाएगी जो बहुत कठोर रहेगी। अब हमें बताया गया है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनकशैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया है कि भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं होती है। मतलब कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताने के लिए किया हुआ है एक्सपेरिमेंट, ताकि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदाएं पाई जाती हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन एवं क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से मृदा को निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उपयोग और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की विभिन्न विधियां निम्न प्रकार है। पहले है मल्च बनाना। इसमें पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर हमें खेती के प्रकार बताएं, जैसे वेदिका फॉर्म्स, उसमें कैसे खेती की जाती है उसके बारे में बताया गया है। फिर हमें बताया गया यहाँ पर समुच्च रेखीय जुताई कैसे की जाती है उसके बारे में बताते हैं। फिर वेदिका फॉर्म्स क्या होती हैं, कि जैसे चौड़े, समतल, सोपान एवं वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इससे पृष्ठीय प्रवाह एवं मृदा अपरदन कम होता है। अब हमें एक यहाँ पर समुच्च रेखीय जुताई के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखा के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। उसके बाद एक रक्षक मेखला बनाई गई है। यहाँ पे तटीय प्रदेशों एवं शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े पेड़ हैं इसमें बताया गया है हमें डायग्राम में, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अब हमें यहाँ पर एक समुच्च रेखीय रोधिकाएं बताई गई हैं। ये रोधिकाएं बनाने से पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई। नेक्स्ट है हमारे पास चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा शक्ति को रोकते हैं, जो मृदा की क्षति होती है उसको रोकते हैं। उसके बाद बीज की फसल को उगाना। वर्षा दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, एक तो भूमि का पढ़ लिया और एक भूमि के बारे में पढ़ा, एक मृदा के बारे में पढ़ा। अब हम जल के बारे में पढ़ते हैं और ये सब क्या होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो जल भी क्या है, महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ की 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए जल ग्रहण करना उपयुक्त है। उपयोग लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन अति महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यदि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह को 2/3 भाग में ढके हुए हैं और विविध प्रकार की भूमि, पौधों एवं जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है और लवण जल केवल 2.7 ही है प्रतिशत ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों एवं हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों एवं झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण एवं वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, भूमि, वायु भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र हम किसको कहते हैं, जो वाष्पीकरण होता है, वर्षण होता है, वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु में पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता है। उसके बाद मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वह उत्पादन प्रक्रियाओं में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों में जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों को सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन एवं नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। नेक्स्ट है जल उपलब्धता की समस्याएं क्या है। तो विश्व के कई प्रदेश को जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और भाग उत्तर पश्चिम में मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका का भाग एवं संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना करेंगे। देश ऐसे
जलवायु प्रदेश में स्थित जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी एवं वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग एवं जल स्रोत संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जल उपलब्धता की समस्या और कहाँ कहाँ पर ये जल की कमी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जल संसाधनों का संरक्षण। हमें यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया है। यमुना नदी का वाहित मल बताया गया है। यहाँ पर औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही नदी बताई गई है। उसके बाद हम संरक्षण कैसे करेंगे जल संसाधनों का वो देखते हैं। आज के विश्व में शुद्ध एवं पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बने हुए हैं। उसके बाद अशोधित एवं आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों एवं औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुओं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रासायनिक अजैविक निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से इसे बहिस्त्राव की उपयुक्त विधि में शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया है कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल संग्रहण करना विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें बताया गया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे हैं। प्रदर्शनी में वस्तुएं द्वारा विभिन्न प्रकार भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह जताया, सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा ये जूट से बना है। क्या आप इन टोकरियों, दीप, छतरों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत एवं बांस की बनी। भारत के पूर्वी उत्तरी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रश्मि स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हमें दैनिक जीवन में भी करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच एक जुड़े संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में जो सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती है। मतलब जैवमंडल कहाँ होता है? जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों मंडल उपस्थित हो वहाँ जैवमंडल होता है। और यहाँ पर जो सभी जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं उसको हम परितंत्र कहते हैं। जहाँ पर सभी कीट और सभी पेड़ पौधे सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जीवित जातियां जो भी होती है वो सब एक दूसरे पर निर्भर होती है, उनको हम परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेघला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह की सहायता करते हैं। और हम फल, लैटेक्स, तारपिन का तेल, गोंद, औषधि पौधे एवं कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों को असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ प्राकृतिक वनस्पति का वितरण बनाया गया है। और वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ये सब क्या होते हैं? अलग अलग प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण किया गया है। वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा वन। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार एवं उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उगती है जिससे विश्व में घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेश को टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। अब पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उन्हें कहीं अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, इसलिए हम अब क्या बढ़ने वाले हैं? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण हम कैसे करेंगे? वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं एवं साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों एवं जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल एवं भूस्खलन में भी कुछ मानव एवं प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की प्रमुख चिंताओं में से अनाधिकार शिकार करने की संख्या में बढ़ना है जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों की एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं ने अनाधिकार शिकार किया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, ब्लैक बक, मगरमच्छ, हाथी, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निचय एवं हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। हमें यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया है। इसमें ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। और जिसकी जो बड़ी बड़ी सींगें होती है ये ब्लैक बक है। अब हमें यहाँ पर कुछ पेपर्स कटिंग बताई गई है। दावानल और कैलिफोर्निया फायर्स रेंज ऑफ 4 डेज, इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया। कैलिफोर्निया फायर्स के बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशनल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरजेट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है जिसके प्राणियों एवं पक्षियों को की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इसमें हमें यहाँ बताया गया है चितलों का झुंड बताया गया है एक, और एक हाथियों का झुंड बताया गया है। शब्द आया था हमारे पास जैवमंडल निचय। तो जैवमंडल निचय क्या होता है कि वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है जिसे हम संरक्षण और विकास के भी संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है
एक बार आप CITES के बारे में देख लीजिएगा विस्तृत अलग से, क्योंकि ये 8th क्लास के बारे में बताया गया है तो इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त होता है और ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये करने की कोशिश करिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है तो इसको पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इसमें जो सभी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जिसने पहले फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है वो देखिएगा, उसके बाद ये चैप्टर देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। और मिलते हैं थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए अपना, बाय।